Welcome back to the Current Affair Quarterly Vision IAS series, and today we are doing with the economy portion. So the disclaimer before economy portion is it has lot of things which are directly from static. So current is just 10 to 15%, okay? 85 to 90% things are from static. So what you're going to do is just see the topic whichever is given in the current and mark it in your static or revise it from your static, जिससे कि आप एक ही चीज़ को दो तीन जगह से ना पढ़ें. You have everything at one place. Okay, so without wasting time, let us begin. So first topic is Northeast as front runner of growth. Now the only current fact here are कि PM inaugurates Rising Northeast Summit 2025 by the Development of Northeast Region, डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ओके, सो ये हमें बताना चाहिए कि ये एक समिट है वो हुई है जिसमें उन्होंने इनको बोला अष्ट लक्ष्मीज. पहले हम सेवन सिस्टर्स कहते थे ना, सो इसमें नाउ वी आर ऑल्सो काउंटिंग सिक्किम एज अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ओके, सो दिस इज़ अबाउट इट. एंड इसके बाद सी यू कैन सी कि 53% लूम्स में ये ट्रेडिशनल गारमेंट्स, ये थोड़ा मेंस का टॉपिक है कि नॉर्थ ईस्ट. यूपीएससी इसमें से प्रीलिम्स में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यू शुड नो कि ये यहाँ पे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज़ जस्ट 22 किलोमीटर एंड इसको हम चिकन्स नेक भी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ यहाँ पे एक हिल महेंद्रगंज कॉरिडोर. अब ये हिली जो है ये वेस्ट बंगाल में है, महेंद्रगंज गारो हिल्स ऑफ मेघालय में है. तो अगर ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये हमारा मेघालय है, ओके, और ये बीच में बांग्लादेश. सो वाया बांग्लादेश ये कॉरिडोर हमारे वेस्ट बंगाल को मेघालय से कनेक्ट करता है. ओके, सो ये हिली महेंद्रगंज कॉरिडोर बाय पासिंग सिलीगुड़ी. तो ये जो सिलीगुड़ी ऊपर रह जाता है और ये न्यू एक कॉरिडोर है. इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है. अब आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्री के लिए भी एंड फॉर मेन्स ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो प्रायोरिटी सेक्टर है कि कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि यहाँ पे आपको लोन्स देने हैं, ये हमारी प्रायोरिटी हैं. इनको जो इनकी गाइडलाइंस है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से आती हैं. इसमें सारे कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब इसमें इंक्लूडेड है एक्सेप्ट द सैलरी अर्नर्स बैंक. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर PSL. सो जैसे कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एक गैडगिल कमेटी थी जिससे लीड बैंक स्कीम आई, जिसमें पता एक बैंक है इसको आप लीड दे दो एंड इसके अंदर आप काफ़ी जो बैंक्स हैं वो कर दो, जिससे कि एक जो एरिया है वो एक लीड बैंक उसको चलाए, गैडगिल कमेटी ने बोला. फिर PSL फॉर्मलाइज हुआ 1972 में, जहाँ पे हमने कुछ सेक्टर्स को क्रेडिट दिया, इंश्योर्ड क्रेडिट. एंड नेक्स्ट अप वी हैव 1982 घोष कमेटी, जिसने बोला कि आप रिवाइज कीजिए एंड रीक्लासीफाई कीजिए प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज़ को. तो ये कैटेगरीज़ हैं, एग्रीकल्चर होगा ही होगा, MSME क्यों नहीं होगा. ये देखिए, ये आपको भूल सकता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसको आप मार्क कर लीजिए कि ये भी है. एजुकेशन होगा, हाउसिंग भी है, कि आप सोच सकते हैं कि मे बी ना हो बट है हाउसिंग. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो होगा ही, रीन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल होगा, एंड कुछ अदर सेक्टर्स भी हैं इसमें. ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट आपको जानना है. ये जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ना वो देते हैं, उन पर कुछ कैपिंग भी दी हुई है, आगे वी विल डू. अब रिवाइज गाइडलाइन क्या है कि एक तो लोन लिमिट्स को बढ़ा दिया गया. जैसे फॉर एजुकेशन अप टू 25 लाख आप दे सकते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप टू 8 करोड़ आप दे सकते हैं, एंड ऐसे करके हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर लोन्स. तो जो लिमिट्स थी वो हमने इंक्रीज़ कर दी. कुछ रिवीजन हुआ है नॉर्म्स में तो इंक्रीज़ ही हुआ होगा ना, इन्फ्लेशन वगैरह भी हो रहा है, तो इन गाइडलाइंस को भी बढ़ाना इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव इज़ रीन्यूएबल एनर्जी लोन्स अप टू 35 करोड़ फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स, 10 लाख फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में अगर आप रीन्यूएबल एनर्जी कर रहे हैं लाइक सोलर प्रोजेक्ट या समथिंग. तो ये हमारे वो हैं रिवाइज गाइडलाइंस फॉर PSL. अब इसके बाद जो UCBs हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 60% कर दी गई है, पहले 40 थी. माइक्रो एंटरप्राइजेज 7.5% एंड वीकर सेक्शंस के लिए 12% की गई है. ओके, अब इसमें एक वीकर सेक्शन कैटेगरी को एक्सपैंड किया गया है, उसमें हम ट्रांसजेंडर्स को भी डालते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को डालते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डालते हैं.
ठीक है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ सब टारगेट्स हैं, ठीक है, जैसे आप देखिए ये है टारगेट्स एंड सब टारगेट्स। सो जो टोटल PSL लेंडिंग है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20, मतलब जो 20 प्लस ब्रांचेज हैं जिन फॉरेन बैंक्स की, वो 40% तक जो अपने लोन्स हैं वो PSL में देंगे। 18% एग्रीकल्चर में होगा, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड ये 12% वीकर सेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रांसजेंडर्स एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ये भी आ रहे हैं। ओके, ये याद करना इंपॉर्टेंट है, पर ये इजी है, बस इतना याद रखिए कि एग्रीकल्चर हर जगह 18 18 18 है। माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5 7.5 7.5 है। वीकर सेक्शन 12 12 है, बट बस रीजनल रूरल बैंक्स के लिए वो 3% एक्स्ट्रा है, 15% है। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये सेम है, ठीक है, बट इसमें जो टोटल लेंडिंग है वो रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की PSL सेक्टर्स को 75% है, एंड जो फॉरेन बैंक्स इनकी लेस देन 20 ब्रांचेज हैं उनमें हम 40% है PSL लेंडिंग टोटल, और ये कैटेगरीज जो हैं ये नहीं है। बट इसमें से भी सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 40 ही आप जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट पे दे रहे हैं, आप सिर्फ 32% ही एक्सपोर्ट क्रेडिट पे दे सकते हैं, जो बाकी का 8% है ना वो आपको बाकी प्रायोरिटी सेक्टर्स पे देना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, MSME या वीकर सेक्शन, ठीक है, मतलब यू कैन जस्ट इट इज़ कैप्ड कि 32% या आप एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकते हैं। अब यहाँ से आपको MCQ UPSC पूछेगा कि जो फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेज, फॉरेन बैंक्स विद अबव 20 ब्रांचेज, ये 40% पूरा का पूरा ही PSL पे दे सकते हैं। सो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू लर्न इट 2-3 टाइम्स। ओके, so like close your eyes and then learn it कि domestic commercial banks and foreign banks with 20 and above branches we have total 40, and then 18 7.5 and 12 with less than 20 branches 40, 32 for export credit. Regional rural banks total 75, and then 18 7.5 and 15 for weaker sections in regional rural banks is an important fact. And for small finance bank 75%, 18 7.5% and 12%. Now, what are the additional provisions? So, see this co-lending model. Like I do my study from Vivek Singh, and उसमें this co-lending model banks plus NBFC is explained. If you're doing from Ronaldo's, वहाँ भी ये दिया ही होगा. If you're doing from some other book, वैसे ये सब में दिया होना चाहिए PSL एलिजिबिलिटी के लिए co-lending मॉडल, बट अगर नहीं दिया है आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें यू प्लीज़ note it down. This is an important fact, though from static, but you have to know this. Then there is some priority sector lending certificates जो ट्रेडिंग परमिटेड है टू मीट PSL टारगेट्स। अब हमने कल पढ़े थे ना पार्टिकुलर मेथड ट्रेडिंग क्या होता है कि जिसमें सरप्लस है, जिसमें भी सरप्लस है वो डेफिसिट वाले को अपने जो क्रेडिट्स है वो सेल कर देगा, ठीक है, इसको वो अपने क्रेडिट सेल कर देगा। तो ऐसे ही हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं कि किसी ने सपोज उसको देना था 40%, उसने PSL दे दिया है 50%, अब इसके पास 10% का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, इसको 40 देना था, ये बस अभी 35 दे पाया है, तो ये इससे 5% जो है वो PSL ले सकता है। तो ये ट्रेडेबल जो सर्टिफिकेट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद सम अदर रिफॉर्म्स, एक तो ये लॉन्च अप्रैल 2016 में हुए थे। इसमें कैटेगरीज हैं एग्रीकल्चर, MSME, जनरल एंड वीकर सेक्शन। एग्रीकल्चर, MSME, जनरल एंड वीकर सेक्शन क्या है, यही एग्रीकल्चर, MSME, जनरल एंड वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इन्हीं पे PSL सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अब जो को लेंडिंग मॉडल है ये 2020 में लॉन्च हुआ था फॉर NBFC एंड बैंक टू को लेंड इन प्रायोरिटी सेक्टर, यही को लेंडिंग मॉडल। इसको याद कर लीजिए, को लेंडिंग जहाँ भी आएगा इट मीन्स बैंक्स प्लस NBFCs जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ओके। अब रीवैम्प पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें क्या जानना है MCQ पॉइंटेड कि ये कंडक्ट करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये आएगा।
अब ये क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करता है कि एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है, ये होता है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। ओके, जो काम नहीं ढूंढ रहे उनके लिए ये नहीं होता। फिर आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसका मतलब कि एम्प्लॉयड पर्सनस कितने हैं, मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब हमारे पॉपुलेशन में एम्प्लॉयड पर्सनस कितने हैं। उसमें उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, परसेंटेज अनएम्प्लॉयड विद इन लेबर फोर्स। अब सपोज ये हमारी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स क्या थी कि इसमें वो लोग जो जॉब कर रहे हैं एंड ये लोग जो जॉब सीख कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा, सॉरी, जो जॉब कर रहे हैं एंड ये जॉब सीख कर रहे हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है रेशियो, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्योंकि ये जॉब सीख कर रहे हैं लेबर फोर्स में। तो इसमें हम वो नहीं लेंगे कि जो मतलब जॉब सीख नहीं कर रहे हैं। एक्टिविटी स्टेटस, then it is determined by activities during reference period, usual status over last 365 days, current weekly status। ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि करंट वीकली स्टेटस भी ये बताता है, एंड देन करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस, मतलब CWS एंड CDS, ये टर्म्स किससे रिलेटेड है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से ये टर्म्स सारी रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड लर्न दीज बाय हार्ट। ओके, क्लोज योर आइज एंड देन रिवाइज। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नंबर 1, number 2 worker population ratio, number 3 unemployment rate, number 4 activity status, number 5 usual status, number 6 current weekly status and number 7 current daily activity status, जहाँ एक वर्कर ने वर्कड 1 hour और मोर इन अ डे। अब इसमें कुछ की चेंजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि मंथली एस्टिमेट्स ऑफ की लेबर मार्केट इंडिकेटर्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज इन करंट वीकली स्टेटस। ये जो करंट वीकली स्टेटस है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के लिए भी इसको देंगे की एस्टिमेट्स। देन वी हैव, उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है कि क्वार्टरली जो करंट वीकली स्टेटस एस्टिमेट्स है, दे आर एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज। कैलेंडर ईयर रिपोर्टिंग, एनुअल PLFS रिजल्ट्स फ्रॉम 2025 एंड देन इनहैंस सैम्पल साइज, ये हमने इंक्रीज़ किया है। एंड इसके बाद है इम्प्रूव जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्ट्रिक्ट मेड प्राइमरी जोग्राफिकल यूनिट बेसिक स्ट्रैटम एंड नेशनल सैम्पल सर्वे रीजन एल्सवेयर। ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट मेड प्राइमरी जोग्राफिकल यूनिट बेसिक स्ट्रैटम। अब नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ILO रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ठीक है, अब ये हमें पता है ना, लेबर ब्यूरो जो CPI करता है मेजर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यू नो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ये करता है, लेबरर्स के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक तो ये माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस होता है उसके लिए ये एक योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 10 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी एनिवर्सरी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि इसने, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मुद्रा है तो फाइनेंस, ठीक है, 2015 में हुई थी, तभी 10 साल हुए हैं पूरे इसको। अब इसको अवेल कैसे कर सकते हो आप, इंटरमीडिएट्स जैसे बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, रीजनल रूरल बैंक्स, इनसे आप कर सकते हो। एंड आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन उद्यमी मित्र पोर्टल है, उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। अब मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये याद कर लीजिए कि इसमें R का मतलब रीफाइनेंस है। अब आपको पूछेगा ना ये डायरेक्ट फाइनेंस करता है, नहीं, ये भी नाबार्ड की तरह ही रीफाइनेंस करता है। नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड भी रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट टू इट्स इंटरमीडियरीज, कि ये इंटरमीडियरीज हैं, जैसे ये बैंक है, ये कोई NBFC है, ये कोई रीजनल रूरल बैंक है। ओके, एंड ये हमारा है मुद्रा। ओके, ये जो मुद्रा है ये इनको देगा और ये फिर देंगे फाइनेंस किसको, कस्टमर को, ये देंगे फाइनेंस कस्टमर को, ये देंगे फाइनेंस कस्टमर को। तो ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, इंटरमीडियरीज,
इनके थ्रू रीफाइनेंस किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंस ये नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि मुद्रा रीफाइनेंस करता है। इसके बाद वी हैव द मुद्रा कार्ड विच इज़ फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये काइंड ऑफ जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, वैसे ही होता है। सो इट प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू बॉरोवर्स। एंड देन वी हैव मुद्रा मित्रा जो मतलब हमारी हेल्प करेगा। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब इसके कैटेगरीज जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यू बनेगा। शिशु 50,000 तक का अगर आपको लोन लेना है, किशोर 50 to 5 लाख, तरुण 5 to 10 लाख एंड तरुण प्लस इज 10 to 20 लाख। आप टर्म लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं एंड कॉम्पोजिट लोन फॉर एक्वायरिंग कैपिटल भी आप ले सकते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ असिस्टेंस जो हमें मुद्रा के अंडर मिलता है। देखो ये स्टैटिक का भी पार्ट है मेरी, तो विवेक सिंह की बुक में ये मुद्रा योजना पूरी दे रखी है। तो अगर आपके स्टैटिक में है तो आप ये यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि मुद्रा योजना है न्यूज़ में, तो आपके स्टैटिक से आप इसको कवर कर लीजिए। पर अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ी तो फिर आप इस विजन के डॉक्यूमेंट से इसको कवर कर लीजिए। पर ये इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड यू शुड नो अबाउट द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये इसके फीचर्स क्या है कि कोलैटरल फ्री लोन ये आपको देता है। कोलैटरल फ्री मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप गोल्ड को, मतलब गोल्ड लोन जैसे होता है कि आप सोने को गिरवी रख के या आप अपना घर जो है उसको गिरवी रख के आप लोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई आपको कोलैटरल या आपको कोई सिक्योरिटी मतलब उस वो नहीं है, आपको कोलैटरल फ्री जो है वो लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है उसको डीरेगुलेट किया गया है। 2% सबवेंशन आपको शिशु लोन रीपेमेंट में दी जाएगी कि सपोज़ अगर 8% ब्याज है तो शिशु पे आपको 6% ही मिलेगा, कि 2% जो है ना आपको डिप मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट पे। फिर MFIs NBFCs लेंडिंग टू विमेन, तो जहाँ आप विमेन को दे रहे हैं वहाँ भी सपोज़ आप 8 की जगह आप 7% में भी दें, या फिर 9 है तो 7%, क्योंकि 2% जो है ना ये सबवेंशन आपको मिल जाएगा, विमेन में मिल जाएगा, ठीक है। अब है प्रोग्रेसिव लेंडिंग, शो शिफ्ट टूवर्ड्स लार्जर लोन्स लाइक किशोर तरुण, इंडिकेटिंग बिजनेस स्केलिंग, कि अगर लोग शिशु की जगह अब बड़ा लोन लेंगे, शिशु क्या था 50K से कम, अब 50 and 5 लाख इसमें लोन ले रहे हैं किशोर, तो यानी कि हमारा जो बिज़नेस है ना वो स्केल अप कर रहा है, इसीलिए लोग अब ज़्यादा जो है वो लोन ले रहे हैं। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये करेगा। GS3 फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट अलाइंस विद इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन ये सब चीज़ें हैं। ये इसके मतलब कुछ इश्यूज़ भी हैं इसमें, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक एनहांस क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जो बैंक्स क्या करते हैं वो ज़्यादा उनको लेंड करने के लिए कहा जाता है कि आप एनहांस कर दीजिए जो क्रेडिट गारंटी है उसको, तो जिससे कि जो मुद्रा लोन्स है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्पोज हो। दिस वॉज ऑल। अब अगला टॉपिक आता है वन स्टेट वन RRP। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है कि हम जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अमेलगमेशन के 26 रीजनल रूरल बैंक्स का, तो ये फेज़ वाइज किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट फेज़ हुआ था, ठीक है, और अभी 4th फेज़ चल रहा है। डॉक्टर व्यास कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस थी, ये डॉक्टर व्यास कमेटी, ये पूछ सकता है आपसे कि विच कमेटी रिकमेंडेड कि आप ये मर्जर कीजिए, अमालगमेशन कीजिए रीजनल रूरल बैंक्स का। अब रीजनल रूरल बैंक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका ओनरशिप कंट्रोल कैसे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपके स्टार्टिंग में भी दिया होगा कि 50% GOI का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट पर्सन का 15% है, और जो स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक होगा ना उसका 35% होगा। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्टेट गवर्नमेंट का है 15% एंड स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक का है 35%। ये इसका ओनरशिप कंट्रोल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइज बाय नबार्ड। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुपरवाइज इसको नबार्ड करेगा। सो RBI क्या करेगा, अब RBI रेगुलेट करेगा पर नबार्ड को बोलेगा कि आप करो, रीजनल रूरल बैंक को सुपरवाइज। ओके, इसको हम एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इनकम टैक्स एक्ट भी कंसिडर करते हैं, जिससे कि इस पे हमें जो टैक्स रिबेट वगैरह है वो मिल जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अब इसकी हमने पहले पढ़ा था कि 75% इसको PSL में देना पड़ेगा। अब मस्ट मेंटेन कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 9% एज पर RBI नॉर्म्स।
तो आपको जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड, ये अगेन स्टैटिक की चीज़ें हम उसमें ये पढ़ते हैं कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स की आपका मतलब रिस्क कितने हैं एंड कैपिटल उसके जो रेशियो है वो 9% ही आपका होना चाहिए। ओके अब सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या, बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, कम्पिटिटिवनेस इंक्लूज होगा, मतलब इंक्रीज होगा, कंसोलिडेटेड आईटी इंप्रूव्स कैपेबिलिटीज लाइक साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, बिग डाटा एनालिटिक्स। सो ये बस इसकी कुछ मेन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब अगली चीज़ आती है 50 ईयर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन सेवा बैंक started in Gujarat in 1974 as a cooperative bank marks the completion of 50 years of microfinance institution in India. तो जो सेवा बैंक है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, उसके 50 साल पूरे होते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो क्रेडिट टू पुअर रूरल हाउस होल्ड एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हम जो लोन देते हैं। और ये मोहम्मद यूनुस जो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के थे ना, नोबल लॉरेट, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें माइक्रो फाइनेंस का। अब इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, पहले तो ट्रेडिशनल हुआ कि सेवा बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स ने क्रेडिट दिया पूरेस्ट को। फिर आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए। उसके बाद क्या हुआ कि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड बैंक लिंकेज प्रोग्राम एंड सपोर्ट फॉर विमेन एंड एमएसएमईज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो बैंक के साथ लिंक कर देते हैं। एंड ये नबार्ड का है, नबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन एरा, इसमें क्या हुआ कि एनबीएफसीज को एंट्री मिल गई माइक्रो फाइनेंस लैंडस्केप में। तो ट्रेडिशनल सेवा बैंक से फिर आया हमारा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, देन आया एनबीएफसीज, एंड इसके बाद अब आ रहा है फ्यूचर एम्ब्रेस एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिड, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, ये पोस्ट 2012। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, गरीबी कम करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा, विमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इम्पैक्ट। तो ये जैसे कंदबशरी है ना केरला का, विमेन लेड, और ये सब चीज़ें। उसके बाद ये कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। अब लिक्विडिटी डेफिसिट क्या होता है, लिक्विडिटी होता है कैश, बैंक के पास ना कितना लोन देने के लिए कैश है। अब अगर ये कम हो जाए, इतना ही रह गया, ये गवर्नमेंट ने दे दिया, यानी करेंसी जो अभी लोगों के पास है, ओके, ये पीपल के पास है, और इतना ही बैंक के पास रह गया, तो बैंक की जो लिक्विडिटी है, मतलब देने की क्षमता, अब कम हो गई। अब इस केस में इसको चाहिए पैसा, क्योंकि ये इसकी लिक्विडिटी कम हो चुकी है। तो पैसा कौन इंजेक्ट करेगा, आरबीआई करेगा। कैसे, आरबीआई करेगा लो कैश, मैं दे रहा हूँ तुम्हें कैश, पर इसके बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो बैंक्स क्या करेंगे, वो जो G-Secs होते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो आरबीआई को बेच देंगे। तो आरबीआई के पास G-Secs आ जाएंगे एंड बैंक्स के पास पैसा आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिससे आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करता है। जैसे ये आरबीआई है और ये यहाँ पे लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ कर रहा है सिस्टम में। अब ये बैंक्स हैं, अब इनके पास बहुत ज़्यादा कैश आ गया और अब ये लोगों को दे सकते हैं। ओके, एक और चीज़ है कि USD NRA बाय सेल स्वैप ऑक्शन, जिसमें आप $10 बिलियन को 36 मंथ टेनर के लिए बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में भी पूछा था यूपीएससी ने, 23 में, कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। ओके, एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग लिक्विडिटी। अब इसमें ये कुछ टर्म्स हैं, वैसे स्टैटिक की चीज़ें, पर यहाँ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेरी क्विकली कि बैंकिंग लिक्विडिटी का फॉर्मूला होता है नेट बोरोइंग अंडर लैफ कॉरिडोर, जो होता है ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, माइनस एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन बाय बैंक्स। कि जो भी ये अभी हमें बैंक की लिक्विडिटी हमें क्या याद करनी है, ये एक बैंक है, अब उसके अंदर ये उसके रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये उसके रिजर्व्स हैं, और इसने ये इतना जो है ना, ये मतलब बोरो किया पैसा, ये इतना पैसा इसने बोरो किया, ये इसके रिजर्व हैं। तो इसकी जो लिक्विडिटी होगी ना, वो होगी कि आप ये बोरोइंग जो है ना उसकी, उसमें से आप माइनस कर दीजिए उसके जो रिजर्व्स हैं,
तो वो उसकी लिक्विडिटी है कि अब उसके पास इतना कैश है टू लेंड, आगे लोगों को देने के लिए। अब इसकी लिक्विडिटी डेफिसिट कब आएगी? कि जब बैंक आरबीआई से बोरो करेगा, मतलब अब बैंक में डेफिसिट आ गई तो बैंक बोरो करेगा। जैसे अभी हमने बताया ना कि बैंक के पास अब लिक्विडिटी डेफिसिट है तो आरबीआई से पैसा ले लेगा। अब अगर बैंक के पास लिक्विडिटी सरप्लस है तो फिर वो क्या करेगा? अब ये बैंक है, उसको बस इतना ही चाहिए, ये उसके पास में सरप्लस है, अब ये आरबीआई को दे देगा कैश, आरबीआई को दे देगा। आरबीआई से फिर ये G-Secs जो है वो ले लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। आई होप आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो बहुत ही सिंपल है कि एक तरफ आप आरबीआई को बना दीजिए, एक तरफ है बैंक्स, ठीक है। जब ये इसको पैसा देगा तो बदले में G-Secs लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, जब ये बैंक इसको पैसा वापस देगा तो ये जो G-Sec है ये वापस खरीद लेगा। इसी को हम कभी कभी ना मतलब रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं, कि आप जो सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज करते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, है ना। अब इसका करेंसी इन सर्कुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, करेंसी इन सर्कुलेशन कम है, यानी मैं हूँ, मेरे पास ना वैसे 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख है मेरे पास, तो मैं 50 लाख घर पे थोड़ी रखूँगी। तो मैंने सोचा कि मुझे यूज़ करना है बस 10 लाख, तो मैंने अपना 40 लाख जो मेरा है वो बैंक में मैंने रख दिया, एफडीआई करा ली, सपोज फिक्स डिपॉजिट है ना, एफडी करा ली मैंने, या फिर मैंने मतलब वैसे ही बैंक में पड़ा हुआ है, सेविंग्स में पड़ा हुआ है मेरा 40 लाख। अब मेरा जो रिजर्व, अब मेरे पास करेंसी सर्कुलेशन 10 लाख ही है, तो मेरा जो 40 लाख है वो किसके पास पड़ा है? वो बैंक के पास पड़ा है ना। अब वो बैंक का जो रिजर्व होगा उसमें वो 40 लाख आ गया, यानी अब बैंक के पास उधार देने के लिए ये मेरा 40 लाख है, ये है तो मेरा, पर क्योंकि मैंने जो इन सर्कुलेशन करेंसी है वो मैंने कम रखी, मैंने अपना बैंक में, अब बैंक ये मेरा और लोन पे चला सकता पैसा, तो जब करेंसी इन सर्कुलेशन कम है, बैंक पे रिजर्व इंक्रीज हुए, मैंने अपना एग्जांपल लिया, बट आप वो 10 लाख 10 लोगों का भी ले सकते हैं कि 1-1 लाख सबका है और बाकी 40 लाख सबने अपना बैंक में रखा हुआ है, तो बैंक का रिजर्व बढ़ गया, बैंक की लिक्विडिटी बन गई, यानी अब उसके पास जो पैसा है ना वो है बैंक के पास ब्याज पे देने के लिए। ओके, अब इसका रिवर्स हो जाएगा कि अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो 10 लाख ही दूंगी, ज़िंदगी एक बार मिलती है, मैं तो इंजॉय करूंगी, 40 लाख में रखूंगी अपने पास। अब ये 40 लाख तो मेरे पास है, अब ये करेंसी इन सर्कुलेशन है, ये पैसा मार्केट में घूम रहा है, बैंक के पास मेरा सिर्फ 10 लाख पड़ा है। अब बैंक का जो रिजर्व है वो तो कम है ना, तो बैंक की जो लिक्विडिटी है वो भी कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इस एग्जाम्पल के साथ ज़रूर दिमाग में रखिए याद। अब इसके बाद जो फैक्टर्स हैं जो लिक्विडिटी डेफिसिट कॉज करते हैं कि क्यों बैंक की जो उसके पास पैसा है, मनी, वो लिक्विड मनी वो मनी होता है जो वो ब्याज पे चला सकता है, लोन दे सकता है जिस पैसे का, वो होता है लिक्विडिटी बैंक की। तो वो क्यों कम है? जैसे सपोज टैक्स आउटफ्लोज, कि जब आप एडवांस टैक्सेस पे करेंगे तो बैंक ने टैक्स पे कर दिया तो उसकी लिक्विडिटी कम हो गई। फिर ये लिमिटेड फंड्स इन बैंकिंग सिस्टम, जब उनके पास पैसा ही कम है, फिर ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो भी इसको, जो बैंक की लिक्विडिटी है उसको इम्पैक्ट करता है, कि जैसे जो भी ये इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन, वो क्या करते हैं, वो सेल ऑफ एन आरबीआई डॉलर सेल्स टू स्टेबलाइज यूपी। तो मतलब ये सब कुछ चीज़ें हैं कि अब आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में जो है वो डॉलर रुपी का रेट जो है वो गिर रहा है ना, रुपी का रेट गिर रहा है, तो यानी अब रुपी बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, ये बैंक से ले लेगा, है ना, डॉलर को इन्फ्यूज़ कर देगा। तो ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से जो लिक्विडिटी डेफिसिट है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में? अब जब पैसा कम है तो इंटरेस्ट तो इंक्रीज़ होगा ना, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज का दाम है वो बढ़ जाएगा, पैसे का दाम बढ़ जाएगा। ओके, अब ये लिक्विडिटी मैनेज करने के ओपन मार्केट ऑपरेशंस में G-Secs आते हैं, एंड इसमें आ जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो ये रिवर्स इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सब स्टार्टिंग की चीज़ें पढ़ लो, ये हमेशा न्यूज़ में रहती है, और न्यूज़ में ना भी रहे तो क्या ये हम नहीं पढ़ के जाएंगे, पढ़ के ही जाएंगे। तो ये स्टैटिक की चीज़ें। ओह माय गॉड,
30 minutes and we have just done 7 topics. आई थिंक स्टैटिक में थोड़ा कम घुसना चाहिए हमें, हम करंट पढ़ने आए यहाँ पे. इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स. अब देखो इसमें करंट में बस इतना याद करना है कि 0.15% पर ट्रांजेक्शन स्मॉल मर्चेंट्स को इंसेंटिव दे रहा है यूनियन कैबिनेट. ओके, यानी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए P2M ट्रांजेक्शन. उसके बाद ये स्टैटिक, ये चीज़ें यार कैसे नहीं पढ़ी होंगी, हमने पढ़ी होंगी ना. करंट तो बाद में करेंगे, पहले इकोनॉमी का स्टैटिक तो किया होगा. तो उसमें ये हमने NPCI नहीं पढ़ा होगा क्या कि ये इंडियन बैंक्स IBA एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ये बना गया है RBI एंड IBA, मतलब RBI आई थिंक ये PYQB है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिल के इसको बनाया है. ठीक है, NPCI को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है NPCI. इसके जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये मृणाल सर की बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है. एंड ये अब देखो मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो बहुत बल्कि हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं कि जो भी चीज़ें जैसे मनी एंड बैंकिंग जो हाई यील्डिंग एरियाज़ है ना उनको आप पढ़ सकते हैं. उनका जो जैसे फर्स्ट पिलर है वो आप ज़रूरी पढ़िए, बहुत ही अच्छा है वो. बाकी के पिलर्स आप देख सकते हैं. विवेक सिंह इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक. देखो मेरा क्या है ना, अब जिसका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है आई विल नॉट सजेस्ट दैट पर्सन कि आप यू कैन जस्ट गो फॉर सम बेसिक लेक्चर्स प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, या आप विवेक सिंह की बुक से उसको कवर कर सकते हैं. अब आई एम लाइक इकोनॉमी स्टूडेंट. ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में, मैंने उसके बाद MBA किया है मास्टर्स, उसमें भी मेरी इकोनॉमिक्स है. तो मेरा तो ये मतलब कोर एरिया है इंटरेस्ट का इकोनॉमिक. इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक शुरू से है. ठीक है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट, पैसे में, इकोनॉमिक्स में. तो मैं तो इसको 4-5 किताबों से पढ़ती रहती हूँ कि जैसे रमेश सिंह से पढ़ लिया, विवेक सिंह से पढ़ लिया, मृणाल सर से पढ़ लिया, जहाँ से ज्ञान मिले इकोनॉमी का ले लिया यूट्यूब पे. तो आई लव दिस टॉपिक. ओके, बट आप लोग अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से ही इसको पढ़ें. एंड UPSC के लिए इतनी डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये हर स्टार्टिंग में दी होगी. फिर जैसे रुपए IMPS ये 2025 प्रीलिम्स में पूछा था ना ये डिफरेंस. अब सेल्फ रिलायंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग. इलेक्ट्रॉनिक के जो कंपोनेंट है ना उसमें हमें चाहिए आत्मनिर्भरता. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरता. METI का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही आएगी मिनिस्ट्री. ठीक है, डिज़ाइन कंपोनेंट्स असेंबली. पहले आप एक डिज़ाइन तैयार करेंगे कि ये चीज़ ऐसी बनेगी, इसका डिज़ाइन आ गया. फिर ये इसके कंपोनेंट्स हैं डिज़ाइन में, ये 4 कंपोनेंट्स हैं डिज़ाइन के. ओके, फिर अब ये चारों कंपोनेंट्स को हम मिलाएंगे तो ये इनकी असेंबली है, तभी तो बनेगा प्रोडक्ट. और फिर ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और फिर ये जो भी फाइनल इसको पॉलिशिंग वगैरह देंगे. सो दिस इज़ अबाउट द वैल्यू चेन कि ये कैसे ग्रो करता है. इसमें ये देखो, ये आप याद कर लीजिए कि इट फोकसेस ऑन नॉन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स. बोलेगा इट फोकसेस ऑन द सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स. नहीं, सेमीकंडक्टर्स तो हम अभी उसमें तो हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं. US उसमें लीडिंग है, ताइवान उसमें लीडिंग है सेमीकंडक्टर्स में. तो रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स जो नॉन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स होते हैं ना उनके लिए ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो नॉन सेमीकंडक्टर वाला. उसके बाद ये यहाँ से MCQ बनेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि इट इज़ ओपन टू बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स. ये देखिए यहाँ पे वैसे इन्होंने दे ही रखा है. ये बहुत, इसीलिए आई लव दिस विजन IAS का मैगजीन ना, कि ये भले ही क्वार्टरली रिवीजन मैगजीन है बट इस तरीके से ये इसको बनाते हैं विजन IAS वाले कि ऐसा आपको लगेगा नहीं. ऐसे सीधा भी तो लिख सकता है ग्रीनफील्ड टू ब्राउनफील्ड, पर दे दिया ब्रैकेट में कि न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स. अब मुझे तो पता था, जिसको नहीं पता तो पता लग जाए. ग्रीन फील्ड है कि ये एक एरिया में लेके आप न्यू एयरपोर्ट बना रहे हैं. ब्राउन फील्ड है कि पहले से एयरपोर्ट है उसको आप रेनोवेट या कुछ उसको रीफर्बिशिंग उसकी कर रहे हैं. इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तो 4% ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, बहुत ही कम है हमारी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में. बट लाइक जिस तरह से हमारा एरिया है जोग्राफिकली या हमारी पॉपुलेशन है, तो ये 4% ना बहुत कम है मार्केट. हमें इसको इंक्रीज़ करना चाहिए. 99% ऑफ स्मार्टफोन्स आर लोकली मेड. ये फिर कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये मेंस में हम लिख सकते हैं, है ना. सेमीकंडक्टर मिशन है, ये जो भी पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है, PLI स्कीम है, ये सब चीज़ें हैं.
प्रीलिम्स के लिए बस वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि लॉन्च बाय मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी कि फॉर नॉन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के लिए वो है, नॉन सेमीकंडक्टर जैसे रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, एंड उसकी एलिजिबिलिटी दोनों है। कह देगा ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो ऐसा नहीं है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये 3 ही MCQs इसमें से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये तो वही है जो भी पीछे पड़ी। क्या हो गया, इनको दूसरी बार क्यों दे रहे हैं? खैर, हमारा टाइम सेव हुआ। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। अब देखो, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो जाएगा। हम ना मिनिस्ट्री से डरते रहते हैं यार, कौन सी मिनिस्ट्री। आधे से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज तो नाम में दी होती हैं, और जो नहीं दी उनको हम याद कर सकते हैं। इतनी बार पढ़ के जाएंगे ना प्रीलिम से पहले, तुक्के नहीं मारने पड़ेंगे मिनिस्ट्रीज में। इट हैज़ बिन 5 years सिंस। इस बार देखो हम क्या करते हैं ना, मिनिस्ट्रीज को यार, मिनिस्ट्री जहाँ आएगी गलत आएगी। अरे यूपीएससी ने टेबल बना दिया, करो मैच मिनिस्ट्री, करो मैच। Position India as a global leader in technical textiles with a budget of 1480 crores till 2025-26। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ये आता है। ओके, ये देखिए, अपना 12 सेगमेंट्स होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होती हैं? एक तो हमारे लाइक नॉर्मल कपड़े हैं, ये वो वाले नहीं हैं, ये टेक्निकल कामों के लिए जो फैब्रिक्स डिज़ाइन किए जाते हैं ना, वो होते हैं। जैसे जो हमारे इंजीनियर्स पहनते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके जो भी, ठीक है। और ये सेफ्टी गियर, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब इसमें। ये देखो, ये आपको याद रहेगा कि इंडोटेक है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मोबीटेक है तो ये अपहोल्स्ट्री से रिलेटेड है, स्पोर्टेक स्पोर्ट से रिलेटेड होगा, ये ऐसी एग्रोटेक एग्रीकल्चर से। ये आपको भूल सकता है कि ओइकोटेक किससे रिलेटेड है। एक तो ये वर्ड यूनिक है, दूसरा ये जिस चीज़ से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट। सो दिस यू शुड लर्न। इसके बाद इसमें कुछ भी ऐसा प्री फैक्ट जैसा नहीं है। अब जो अगली चीज़ आती है, कोल सेक्टर फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, बहुत ज़रूरी। इस पर 2023 में पूछा था नहीं यूपीएससी ने, कोल पे क्वेश्चन, और इस बार 25 में भी पूछ लिया था माइंस वाले पे। तो यहाँ तो मतलब यूपीएससी का इंटरेस्ट एरिया है ये। अब इंडिया ने हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोडक्शन करके। 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोडक्शन करके कि हिस्टोरिक माइलस्टोन किया है। कोल माइंस, ये जो एक्ट है इसने क्या किया, कमर्शियल माइनिंग बाय प्राइवेट एंटिटीज़ को 2023 में, 20 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ है ना वो ऑक्शन कर सकते हैं कमर्शियल माइनिंग के लिए, यानी लिबरलाइज किया गया। फिर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, फिर इसमें अमेंडमेंट जो भी हुई, बोला कि कैप्टिव माइन ओनर्स। कैप्टिव माइन ओनर्स क्या है कि ये मेरी माइन है, मैं इसकी मालिक हूँ, तो ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं हो गई इसकी कैप्टिव माइन ओनर। तो उनको बोला कि आप 50% जो एनुअल मिनरल प्रोडक्शन है उसको आप सेल कर सकते हैं कोल इन द ओपन मार्केट। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन स्कीम, ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था। कोल गैसिफिकेशन 2024 की है तो होगी लास्ट ईयर न्यूज़ में, है ना। तो पीटी में ना पूरा ऐसे इतना बड़ा ऐसे इसका दिया हुआ था कोल गैसिफिकेशन का, पूरा यहाँ पे डायग्राम थी, यहाँ पे इसका प्रोसेस लिखा हुआ था। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कोल को आप ऑक्सीजन, स्टीम या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें आप इसको जब मिलाएंगे कोल को तो एक सिन गैस बनेगी जो क्लीनर फ्यूल है, और इसी को हम कहते हैं कि कोल गैसिफिकेशन, कि हमने कोल को एक क्लीनर फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया, तो कोल का गैसिफिकेशन कर दिया। तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का ये आया था लास्ट टाइम न्यूज़ में, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये पढ़ लीजिए, अंडरग्राउंड पीटी में रहा ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अब मिशन कोकिंग कोल, अभी कोकिंग कोल ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोल होता है जो स्टील सेक्टर में यूज़ होता है। ये भी यूपीएससी का पीवाई क्यों वैसे पूछा हुआ है कोकिंग कोल के बारे में। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कोल इन इंडियाज डेवलपमेंट, एक एनर्जी सोर्स है, आज भी 46.88% जो पावर जनरेशन है क्लोज टू 50% तो कोल ही दे रहा है हमें। और ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इस पर भी आगे डिटेल्ड आर्टिकल है तो वही पढ़ लेंगे। उसके बाद ये स्टैटिक की चीज़ें, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ 69% ऑफ रिजर्व्स, नहीं पढ़ा तो अभी याद कीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में 69% ऑफ रिजर्व्स हैं। और ये हमने पढ़ा ही, जो कैप्टिव माइनिंग ये सब ऑपरेशनलाइज ऑक्शन उनको दे दिया टोरंटो में। तो यही बस इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट। फिर जितने भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो निकलेंगे ही थर्मल पावर प्लांट से, बेसिक चीज़ें। अब इंडियाज़
बायो इकोनॉमी। 39 मिनट्स हो चुके हैं एंड वी आर ऑन द 13th आर्टिकल, सो बेसिकली क्लोज टू 3.5 मिनट्स ही हमने एक आर्टिकल पे दिए हैं एंड स्टिल इतना टाइम हो गया। तो यू कैन सी कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी तो इतना फ़िल्टर करके पढ़ रहे हैं। अब देखो बायो इकोनॉमी क्या है ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि बायो जो मतलब बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो भी इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी उसको बायो इकोनॉमी बोल देंगे। तो इसमें मतलब क्या ही यूपीएससी पूछ सकता है वैसे, रिलीज़ हाँ ये पूछ सकता है कि बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज़ की, तो बायरैक ने रिलीज़ की, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है, फिर ये पूछ सकता है बायो साइंस मेंटरशिप इनिशिएटिव, आई डोंट थिंक सो पूछेगा। ये कार टी सेल थेरेपी, ये स्टैटिक में हम पढ़ते हैं कार टी सेल थेरेपी। फिर ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, तो इनके आप एक नोट्स बना लीजिए साइंस एंड टेक में ना, सतत प्रोग्राम ये कल पढ़ा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें इन्वायरमेंट में सॉरी बायोफ्यूल्स में पढ़ा था। फिर ये 50 to over 10,000 ऑन्टरप्रेन्योरशिप्स इंक्रीज़ करेंगे, एम ही बस बात है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं कि बायो E3 का मतलब है इकोनॉमी इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 सपोर्ट्स बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री क्लस्टर्स एंड बायो AI हब्स। बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगली चीज़ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2020 कैटलॉग इंडियाज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जितने भी इंडिया के जीनोम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये आप याद कर लो, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये सब कार टी सेल थेरेपी। साइंस एंड टेक की मुझे लगता है PT है या PT 365 साइंस एंड टेक की होगी, वो आप याद कर लो किसी भी साल की निकाल के डाउनलोड करके, कि अगले साल की PD का वेट करते रहोगे फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और स्टैटिक भी रिवाइज नहीं होता। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, या ये आप चीज़ें ना उससे भी कर सकते हैं, उड़ान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है ना, उससे भी। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ही हमने इन्वायरमेंट के चैप्टर में कल पढ़ा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें ओवरलैप्स आ जाते हैं बायो इकोनॉमी में, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत। खैर ये आ गया यूपीएससी का कोर एरिया की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब ये क्या करेगा कि ये वेट, ये 2015 में बनाया गया था माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को अमेंड करके। ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस, ठीक है, फॉर डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस के लिए ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। ये पर्सनस एंड एरियाज जो माइनिंग से इम्पैक्ट हुए हैं ना, उसको ये बेनिफिट देता है। और इसका एक 2-tier सेटअप है, गवर्निंग काउंसिल है एंड एक मैनेजिंग कमेटी है जो इसको एग्जीक्यूट करेगी। एंड माइनिंग लीज होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट 10 to 30% ऑफ रॉयल्टी, वो इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो PM खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, खनिज क्षेत्र माइनिंग एरिया और उसके कल्याण की योजना के तहत इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए ये माइनिंग का, अच्छा NT 69 मैंने जो बोला था कि भूलनी नहीं है, NT 69 ऑफ यूनियन लिस्ट पढ़ी थी ना पॉलिटी के लेक्चर में, क्या था वो, सेंसर्स, नहीं भूलना नहीं भूलना। अब उसी की एक साथ आ गई NT 54, ये भी नहीं भूलनी, क्यों, क्योंकि ये भी यूपीएससी का कोर एरिया। तो यूनियन लिस्ट में ये देता है कि पार्लियामेंट कैन रेगुलेट माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, उसके लिए आप पार्लियामेंट इसको रेगुलेट कर सकता है। एंड NT 23 ऑफ स्टेट लिस्ट बोल रही है कि स्टेट कैन रेगुलेट माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू यूनियन लिस्ट प्रोविजंस, कि जो यूनियन लिस्ट के प्रोविजन है ना उसके रिस्पेक्ट में ये कर सकता है स्टेट लिस्ट पे। तो NT 54 ऑफ यूनियन लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है और इसको लक्ष्मीकांत के पीछे जाके क्या करेंगे, मार्क करेंगे। देखो जो भी चीज़ें हम करंट में पढ़ते हैं ना, चाहे किसी भी चीज़ में पढ़ी हैं, चाहे हमने उसमें पढ़ा है पॉलिटी में, IR में पढ़ा है, जो भी तो स्टैटिक की चीज़ें हैं, अपने स्टैटिक के नोट्स में उनको बस मार्क कर लीजिए कि ये करंट में थी चीज़ें। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी मिनरल एज अ माइनर मिनरल यूज फॉर लोकल पर्पजेज, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा माइनर मिनरल को, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा ना, जो माइनर मिनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उसके रिस्पेक्ट में रूल्स बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट। और ये माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो कि इसमें क्या करेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कॉम्पोजिट लाइसेंसेस, ठीक है, एंड इट अप्लाइज टू मिनरल लिस्टिंग इन पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ज्यूरिसडिक्शन, इसकी क्या है ज्यूरिसडिक्शन, कि
सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है कि इसके जो फंड्स हैं वो कंपोज कैसे होंगे एंड यूज़ कैसे होंगे, और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इन्वायरमेंट के केस में भी ऐसे होता था, स्टेट गवर्नमेंट ही उसको इम्प्लीमेंट करता था, तो ये भी इन्वायरमेंटल और सोशल मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग है। उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड स्टेटस, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ये इस योजना के बारे में है कि 2015 में लॉन्च की गई थी ये। अच्छा, तो फिर इसके भी तो 10 साल हो गए होंगे, जैसे मुद्रा योजना के हुए थे 15 में लॉन्च हुई, तो ये भी फिर पढ़ लो। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अंडर MMDR एक्ट, और 70% फंड्स जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर पे एंड 30% ऑन अदर्स, कि आप जो भी ये फंड है इसको 70% पब्लिक सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए ही यूज़ करेंगे। ये इसके कुछ चैलेंजेस रिफॉर्म्स हो गए। नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अब हम ना क्या सोचें कि यार रेल से हमारी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने की बात है, तो हम जो इंलैंड वाटर से अगर करेंगे तो उससे क्या होगा ना, हमारे लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव होंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, अब देखो मैंने क्या बोलता, मिनिस्ट्री याद करनी बड़ी आसान है, वाटरवेज। ओके, अभी देखो, अभी तक हमने कौन सी मिनिस्ट्री याद की थी? एक हमने की थी टेक्सटाइल वाली, उसमें भी टेक्सटाइल स्कीम के अंदर ही आ गया था। फिर हमने की थी मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स वाली, है ना, स्टैटिस्टिक्स जो हमने लेबर फोर्स सर्वे किया था वो भी स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के नाम में आ गया। फिर हमने की मिनिस्ट्री अपनी ये वाटरवेज वाली, इसमें आ गया। फिर हमने वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली की, जो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड भी मिनिस्ट्री के नाम में ही आ गया। अब बताओ, अभी तक इन्वायरमेंट में सारी इकोनॉमी में सारी मिनिस्ट्रीज हमने वही की हैं जिनकी स्कीम के नाम में ही वो मिनिस्ट्री दी हुई है ना। उसके बाद अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट एफिशिएंट यूज़ ऑफ इंडियाज वाटरवेज, ये इसका है ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं, सागरमाला प्रोग्राम, ओके, प्रमोट कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज। अब देखो, ये इसके नाम में चाहे नहीं है, पर आपको इतना तो पता है ना, इंडियन वाटरवेज से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री भी तो वाटरवेज वाली आएगी। फिर इंडियन वेसल्स एक्ट, ये सब चीज़ें हैं, इतनी ज़रूरी नहीं है, बस वो स्कीम इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब आ गया टॉपिक कि विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। पहले तो ये पता कर लो कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं। MBA में तो ना ट्रांसशिपमेंट प्रॉपर न्यूमेरिकल्स किए कराए जाते हैं हमें। ट्रांसशिपमेंट के लिए प्रॉपर एक्सेल फाइल बना के ना, खैर ये देखो, ये सोर्स है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, इसके बीच में आएगा हमारा ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये ना तो ये सोर्स है, ना ये डेस्टिनेशन है, पर बीच में जो कार्गो का एक्सचेंज वगैरह होता है उसके लिए ट्रांसशिपमेंट, क्योंकि डायरेक्ट बिना रुके तो वो पहुंच नहीं जाएगा इतनी दूर सोर्स से डेस्टिनेशन में, तो बीच में क्या आएगा? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंडिया का ये फर्स्ट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? फर्स्ट है इंडिया का, तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडल्स कंटेनर मल्टीपर्पज़ एंड ब्रेक बल्क कार्गो, ओके। ये इसकी लोकेशन देखो, ये है विजनजम पोर्ट केरला में, ओके। अब देखो, इसको वाइजैक से मत कंपेयर करना, ये आंध्र प्रदेश में वाइजैक, ये विजनजम ये केरला में है, ओके, केरला में। अब देखो, ये हमारा गलाथिया बे, ये मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका, इधर अगर जाना होगा तो यहाँ पे था ना हमारा रशिया का पोर्ट, ओके। ये देखिए, ये कोलंबो पोर्ट है, ये है हमारा कोची का टर्मिनल। ये मतलब देखो, इधर से भी मतलब स्यूज कनाल से भी इसका वे है पूरा ट्रांसशिपमेंट के लिए, और ये इधर भी, तो ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट थिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी तो बस इसके बारे में कि क्या होता है। अच्छा, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। अब देखो, रोड सेफ्टी अब करनी है, मिनिस्ट्री खैर इसमें है ही नहीं, ये आ गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मतलब रोड भी है तो रोड मिनिस्ट्री वाली, रोड सेफ्टी एंड हाईवे। इशू नोटिफिकेशन फॉर बोर्ड, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट में इसमें मैंडेट भी किया गया कि आप ये बनाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक। ये मतलब रोड सेफ्टी के लिए है, 3-7 मेंबर्स होने चाहिए इसके लिए, ठीक है।
रोड सेफ्टी को मतलब बेसिकली सी करेगी। यार इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अब एक प्लेन क्रैश होता है ना तो हम कहते हैं यार इतने लोग, क्योंकि प्लेन क्रैश एकदम इतने लोग एक साथ एक जगह वो अपनी जो ज़िंदगी है उससे हाथ धो बैठते हैं। पर अगर हम डेटा देखें तो सबसे अनसेफ ना रोड है। रोड पे निकलता है ना इंसान तो मरने के लिए निकलता है, मतलब जो उसका घर पे किसी के साथ गुस्सा है जो भी है वो अपनी ड्राइविंग पे निकालेगा, क्योंकि वो खुद ड्राइव कर रहा है। तो इसलिए एक्सीडेंट हर दिन बहुत होते हैं, हर यहाँ भी न्यूज़ आती रहती है कभी। खैर इट इज़ वेरी पेनफुल। अभी पंजाब के एक सिंगर हैं राजवीर जवंदा, तो उनकी रोड एक्सीडेंट में जो है वो डेथ हो गई। खैर, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब देखो, अब इसकी भी पहले हम मिनिस्ट्री देख लें। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डेयरी है, डेवलपमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री होगी, गेस कीजिए। आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मतलब फिर से मिनिस्ट्री में नाम आ गया। मतलब अब आप खुद ही देख लीजिए कि अभी तक हमने जितनी मिनिस्ट्रीज भी पढ़ी हैं उनका नाम उसी में आ गया। तो ये आ गई नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उसमें ये आएगा। ठीक है, इसमें 5000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गवर्नमेंट ने बोला आप कीजिए। फिर ये है सहकार से शक्ति, सहकार समृद्धि, सहकार से ये सहयोग, कलेक्टिव एम्पावरमेंट होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, एंड देन होता है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में रैंक 1 है, ये तो मतलब आई थिंक रटने वाली चीज़ है, पता ही होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन में बहुत कम चीज़ों में इंडिया का रैंक 1 होता है, तो आप याद कर लीजिए। जैसे बायोफ्यूल्स में रैंक 3 था ना, तो जिन भी चीज़ों में इंडिया का रैंक 1 है, छोटी लिस्ट हो गई। अब चाइना का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो लिस्ट की इतनी लंबी बन जाती है, अमेरिका का, इंडिया का है, और हमारा देश अभी इतना डेवलप नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीज़ों में ही नंबर 1 होगा, या नंबर 2 या नंबर 3 होगा, तो उसकी आप लिस्ट बना लो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी 5%। ये चैलेंजेस हैं। अब देखो, इसीलिए हमारे डेयरी सेक्टर को यूएस एक्सेस मांगता है ना, हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि फिर हमारे ख़त्म हो जाएंगे जो, क्योंकि इतनी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है हमारा। अगर वो एंटर कर गए फॉरेनर्स, उनको अभी हमने यूके वाले एफटीए में भी हमने जो सेफ गार्ड्स में कल पढ़ा था ना, डेयरी सेक्टर को उसमें रखा हुआ है हमने सेफ गार्ड्स में। अब नेक्स्ट अप वी हैव रिलेटेड न्यूज़, रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका मतलब 1000 करोड़ एडेड है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं। ओके, ये इंपॉर्टेंट आ गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये एफपीओस क्या है, ये एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अच्छा, हमने कल सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम पढ़ी थी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करता है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पूरी की पूरी ही सेंटर के अंडर आ जाती है। तो इसका जो सारा का सारा बजट है 100% फंडिंग जो सेंटर करता है। ठीक है, ये अब जो इसकी 9 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जिसमें ये आ जाता है स्मॉल फार्मर एग्री कंसोर्टियम, नाबार्ड, नाफेड वगैरह। 18 लाख पर एफपीओ फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट आप देंगे, 2000 पर फार्मर मेंबर आप देंगे। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में एंड एफपीओस क्या है, प्रोड्यूसर्स, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रोड्यूसर जो हैं जैसे फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर, शेयर होल्डर्स की तरह एक्ट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको एक रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कोड मिलेगा, RIC। पूछे RIC किसको मिलता है, तो एफपीओस को मिलता है। और ये रजिस्टर किसके अंदर होते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं या कॉरपोरेटिव एक्ट के अंदर होते हैं। तो यानी ये कंपनी भी है, कॉरपोरेटिव भी है, कंपनी भी है, कॉरपोरेटिव भी है, कंपनी भी है, कॉरपोरेटिव भी है। बस उसके बाद इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन वी हैव द इनोवेशन इकोसिस्टम फॉर डीप टेक। डीप टेक क्या है, ये लो, ये है डीप टेक। विजन है, विजन IAS, तो किस चीज़ की दिक्कत, हर चीज़ को अच्छे से बताते हैं। ये लो माइंड मैप है डीप टेक। ये PYQ है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, ये सब चीज़ें ना, इनके नोट्स 200 पेजेस के बना के रख लो। कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 पेजेस, 12 A4 शीट्स। 6 ही लगेंगी वैसे, 12 ही ले लो वैसे, 2 पेजेस। 12 A4 शीट्स पे ये, इन सब पे 200 वर्ड्स लिख के रख लो। मेंस में पूछ लेगा, ये तो प्रीलिम्स में पूछ लेगा। इसी में कभी नैनो टेक्नोलॉजी में पूछ लेगा, जैसे में ब्लॉकचेन पे पूछ लेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग पे।
इस पे नोट्स आपके पास होने चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा मीन्स में। ज़्यादा काम नहीं है, बस 12 पेज तो बनाने। ओके, करंटली 4000 स्टार्टअप्स एक्सपेक्टेड बाय 10,000 एक्सपेक्टेड 10,000 बाय 2030। तो अभी तक ना सिर्फ 4,000 ही जो स्टार्टअप्स हैं वो डीप टेक पे फोकस कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि यार ये जो टेक्नोलॉजीज है ना इन पे और ज़्यादा स्टार्टअप्स आएँ। तो हम चाहते हैं कि यार 10,000 2030 तक आ जाएं। तो इसको क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अंडर ही आएगा। अब ये ना आप याद कर लो कि हमें लगेगा यार ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आएगा, नहीं, क्योंकि स्टार्टअप है ना, तो स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप एक इंडस्ट्री है। देखो हर चीज़ को ना ब्रॉडली सोचा करो कि ये स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप को जब आप पहली बार देखोगे तो आप ये नहीं देखोगे किस चीज़ का स्टार्टअप है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि स्टार्टअप है तो ये एक इंडस्ट्री है ना, तो इंडस्ट्री के अंडर आएगा, है ना। उसके बाद ये मीन्स वाली चीज़ें हैं कि क्यों लैग कर रहे हैं इंडिया में, क्या इसका इनिशिएटिव है, क्या वे फॉरवर्ड है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब देखो एक एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम, एक हमारी ओपीएस थी ओल्ड पेंशन स्कीम, एक ईपीएस होती है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, ठीक है, ईपीएफओ करता है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने पिछले साल इसका जो था वो किया था नोटिफिकेशन। तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। इसमें 10% ऑफ बेसिक पे आपको कॉर्पस देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 8.5% बेसिक पे देगा। अब ये इसकी एलिजिबिलिटी है 10 ईयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए। ये मतलब इसकी इसकी जस्ट ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि क्या है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये भी एक तरह से तो स्टैटिक ही पार्ट है। जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पढ़ते हैं टॉपिक तो उसके अंदर ये पेंशन स्कीम्स आती हैं, सोशल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब प्रीलिम्स में क्या सवाल बनेगा कि यही अथॉरिटी है जो अटल पेंशन योजना करती है, यही अथॉरिटी है जो नेशनल पेंशन सिस्टम करती है, एंड एनपीएस वात्सल्य भी यही करती है, एंड वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेमिटेंसेस टू इंडिया, रेमिटेंसेस क्या होते हैं, कोई हमारे वर्कर्स जाके दुबई में काम कर रहे हैं, कोई ओमान में कर रहे हैं, वो अपने घर क्या भेज रहे हैं, पैसा या डॉलर, डॉलर भेज रहे हैं। तो डॉलर आरबीआई के पास आ रहा है, आरबीआई इसको क्या कर रहा है, रूपी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आरबीआई डॉलर अपने फॉरेक्स में रख लेगा और रूपी जो है वो उसके घर वालों को दे देगा, क्योंकि वो तो इंडिया में यूज़ करेंगे ना पैसा। तो आरबीआई का जो फॉरेक्स है वो रेमिटेंसेस से इंक्रीज़ होता है, ये याद रखना, ठीक है। और ये जो रेमिटेंस इनफ्लो है ये डबल हो गया। टॉप सोर्स कंट्रीज़ हैं यूएस, यूए, यूके, सऊदी, सिंगापुर, ठीक है। जीसीसी कंट्रीज 38% है, एंड एडवांस इकोनॉमीज मोर देन 50%। गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज, क्योंकि देखो इनमें ना ज़्यादातर लेबर क्लास जाती है, तो उनका जो मतलब भले ही पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बट जो रेमिटेंसेस भेजेंगे वो ऑब्वियसली यूएस, यूए से तो कमी, यूएस एंड यूके से तो कमी होंगी। ओके, अब इसके बाद है इक्वलाइजेशन लेवाई। पहले तो ये इक्वलाइजेशन लेवाई जान लीजिए कि क्या होता है। सपोज़ कि एमएसपी है, जैसे मैं अपने किसानों को ना एमएसपी दे रही हूँ अपने देश में, मैं पीएम हूँ इंडिया की, सपने बड़े बड़े, खैर। तो मैंने ना एमएसपी लीगलाइज कर दिया अपने देश के किसानों के लिए। तो मैंने बोला कि आपको एमएसपी मिल रहा है गारंटीड, या एमएसपी छोड़ो कुछ अच्छा लेते हैं। मैंने सारी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, सारी इलेक्ट्रिसिटी मैंने फ्री कर दी। तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गई। प्राइस सब्सिडी पे वैसे होता है इक्वलाइजेशन मतलब लेवाए। तो सपोज़ मैंने कुछ तरह की भी उनको प्राइस सब्सिडी दे दी अपने किसानों को। अब क्या हो रहा है कि उनको वो जो प्रोडक्ट है वो सस्ता पड़ गया। अब उसको वो जब ग्लोबल मार्केट में जाएंगे तो उनको वो चीज़ 100 रुपये की पड़ी, कोई दूसरा देश है उसमें वो चीज़ 500 रुपये की पड़ी। ये 100 रुपये किस लिए पड़ी, क्योंकि इसका जो 400 रुपये का कॉस्ट है ना वो मैंने बियर कर लिया, तो मेरे किसानों पे वो नहीं पड़ा। अब ये जब प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में जाएगा तो हम 200 का बेच रहे हैं, ये दूसरा बंदा है ये जाके इसको 700 का बेच रहा है, तो हमारे पे तो कितना कंपटीशन, मतलब हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसकी बढ़ गई। तो जो दूसरा देश है वो बोलेगा अच्छा जी इंडिया की सरकार चालाकी करते हो, लो आप पे इक्वलाइजेशन लेवाई लगा रहे हैं हम, इक्वलाइजेशन लेवाई लगा रहे हैं कि ये जो आप 200 का बेच रहे हो ना, अब आप इसको बेचो 700 में, और ये जो 500 है ना ये आप हमें दो,
आपको इक्वल कर रहे हैं दूसरे देश के जिन्होंने सब्सिडी अपने किसानों को नहीं दी थी उन पे। तो दिस इज इक्वलाइजेशन वाई एंड डिजिटल टैक्स ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजेशन विल नॉट अप्लाई ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल। तो इसमें जो है एज पर न्यू अमेंडमेंट प्रपोज इन फाइनेंस एक्ट, इन्हें बोला कि जो डिजिटल टैक्स हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स में लगाते थे वो अब नहीं लगेगा। अब ये क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स अंडर, ये जो मैंने इक्वलाइजेशन लगाई ये इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बता दिया, बट इसका मतलब ये होता है कि इक्वल करने के लिए, मतलब दो लोग हैं उनको इक्वल करने के लिए आप जो टैक्स लगा रहे हैं वो होता है इक्वलाइजेशन लेवाई। A direct tax under Finance Act 2016 taxing digital transactions with foreign e-commerce companies including advertising। ठीक है, तो देखा ये फॉरेन ई कॉमर्स कंट्रीज के साथ जो है वहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स लगाती है सरकार। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे 6% था, ई कॉमर्स अप्लाई पे 2%, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका लेवाई नॉट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, कैन नॉट क्लेम टैक्स रेट अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स इन देयर होम कंट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये हमने किस देश के साथ पढ़ा था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मॉरिशस। अगर आपको याद हो आयर वाला लेक्चर, मॉरिशस के साथ हमने ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया था, इसका भी नोट्स बना लीजिए। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वैसे स्टैटिक में दिया होता है। ओके, अब आ गई न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ओ माय गॉड 1 आवर, पर देखो ना कितने टॉपिक्स कर लिए हमने, 23 टॉपिक्स किए हमने 60 मिनट्स में। तो अराउंड लेस देन 2 मिनट्स एक टॉपिक किया, लेस देन 3 मिनट्स हमने एक टॉपिक किया। नो पैक कॉल्स फॉर रिव्यू ऑफ जीएसटी। अब ये जो है ना पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, वो बोलता है कि यार जीएसटी को, अब ये जीएसटी वैसे आ चुके हैं जीएसटी रिफॉर्म्स, तो मे बी जो अगला होगा ना उसमें ये होगा, इस पर डिटेल तो तब पढ़ लेंगे। मेकिंग CSR IBC ECG ESG इफेक्टिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इश्यूज हर चीज़ में होते हैं और ये इसकी रिकमेंडेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये फिर से नाम में आ गया, CSR मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये फिर इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ग्रीन वॉशिंग होती है इसमें, जैसे कल हमने AI वॉशिंग पढ़ी थी, ग्रीन वॉशिंग मैंने उसमें बताया था आपको। तो इन्होंने बोला ये कुछ रिकमेंडेशन कि ऐसे ऐसे करके आप ना इनको रेगुलेट कीजिए। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर सबमिट्स रिपोर्ट ऑन फिशरी सेक्टर, 3rd लार्जेस्ट है। बायोफ्यूल्स का भी 3rd था ना, ऐसे करके ना रिवाइज करते रहो, चीज़ें भूलेंगी। बायोफ्यूल्स में भी 3rd था। अब जो लोग PT की वेट करेंगे ना, देखना कैसे प्रेशराइज होंगे, हम तब आराम से अपना स्टैटिक पढ़ेंगे, करंट को साइड बाय साइड ख़त्म करेंगे। PT करेंगे पर बस देखेंगे क्या नया जो हमने नहीं किया, क्योंकि सब हो गई, इससे तो कमी चीज़ें होंगी PT में, थोड़ा और फिल्टर होके आएगा ना। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीजेस केपेक्स सर्वे। तो स्टैटिस्टिक्स, इसने एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी किया था ना, तो अब ये वाला सर्वे भी ये रिलीज कर रहा है। बस इतना जान लो, केपेक्स का सर्वे रिलीज किया। वैसे केपेक्स क्या होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इतना खास है नहीं पढ़ने लायक, कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आप कैपिटल के लिए ना एक्सपेंडिचर करते हैं, स्टैटिक की चीज़ें ये एक्सटर्नल डेप्ट। अब ये करंट में पढ़ोगे एक्सटर्नल डेप्ट, मतलब बस ये है कि हाँ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, डॉलर अप्रिसिएशन हो गई, कोई नई बात है क्या, बढ़ ही रहा है यार, डॉलर बढ़ते जा रहा है, रुपी घटते जा रहा है। चाइना का करेंसी गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, इंडिया का कुछ हो नहीं रहा, रुपी भी गिर रहा है, एक्सपोर्ट भी गिर रहे हैं, टैरिफ बढ़ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे। अबाउट एक्सटर्नल डेट, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, RBI notifies payment regulatory board regulations 2025, chairperson is RBI governor and पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंडर, ये बस इतना जानना है कि ये इसका RBI गवर्नर चेयरपर्सन होता है बस। RBI डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस, ओके, इसमें क्या बोल रहा है, डिजिटल लेंडिंग के लिए RBI ने कुछ रूल्स दे दिए। तो जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर दे दिया जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को सुपरवाइज करेगा, बस ये चीज़ें हैं इसमें कुछ। हाँ, री इंश्योरेंस क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना उनको ही रिस्क मैनेज करने के लिए, तो IRDAI को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आ गया स्कीम फॉर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब देखो इथेनॉल, जैसे हम E20 फ्यूल की भी बात कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम है वो दे रहा है यूनियन गवर्नमेंट,
जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन कितना दे रहा है, 6% पर एनम या 50% ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एवर इज़ लेस। कि अगर सपोज़ कि बैंक मुझे दे रहा है सपोज़ 10% और इसका 50% हो जाएगा 5%, तो अब ये लेस है ना, तो ये लगेगा। पर अगर बैंक का लोन है 13 और इसका हाफ है 6.5, तो फिर 6% लेस है, तो फिर ये इंटरेस्ट सबवेंशन लगेगा। जो भी कम होगा वो लगेगा, यानी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना मिनिस्ट्री याद करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो शुगर कोऑपरेटिव शुगर मिल। शुगर, पहली बात है शुगर क्या है, शुगर एक फूड है, कंज्यूमर डायरेक्टली इसको लेता है ना, सॉल्ट एंड शुगर, तो कंज्यूमर अफेयर्स आ जाएगी इसमें, एंड इसकी डिपार्टमेंट होगी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये एक पहला चीज़ था जिसका हमें थोड़ा याद करना था कि ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। ओके, टबैको, इंडिया टबैको एक्सपोर्ट्स हैव डबल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। देखो फिर फर्स्ट पे आ गया चाइना। एक जगह चाइना हमसे पीछे था, वो क्या था, हम निकल पड़ा था बायोफ्यूल्स में। बायोफ्यूल्स में यूएस था, फिर ब्राज़ील था, एंड फिर हम आ गए थे थर्ड पे। यहाँ हमने चाइना को पीछे छोड़ा, बाकी तो चाइना हमसे आगे ही रहता है, मिल्क में छोड़ा पीछे, एंड एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राज़ील। अब इसके बाद मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गुजरात हैं। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसकी ना हमें कंडीशंस, हमें गुजरात है इसकी मेजर प्रोड्यूसर, इतना ही बताना, तो ये चीज़ें हम याद कर लेंगे कि टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री रहेगा, क्योंकि गुजरात एक तो कोस्टल एरिया है ना, फिर उसमें सैंडी सॉइल रहेगी, रन ऑफ कच्छ याद, और बीच है तो सैंडी सॉइल रहेगी, तो ऐसे अलूवियल तो होगी नहीं कि उसमें हो रहा है ये, तो यानी टबैको जो है फिर रेनफॉल उसमें ज़्यादा होगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इससे याद कर सकते हैं। ओके, बट सीडेड टबैको जो है ना वो हैवी ब्लैक सॉइल में भी ग्रो करता है आंध्र प्रदेश में। फिर ये आ गया हमारा कोस्टल शिपिंग बिल 2025। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट डजेंट इंक्लूड फिशिंग, बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर लार्जेस्ट इन्वेट मोनेटाइजेशन इन रोड सेक्टर, फिर से रोड आ गया, हाईवे ट्रस्ट ऑफ इंडिया आ गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसने एक मतलब इन्वेट मोनेटाइजेशन जो है वो ये ट्रस्ट बना दिया एक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो इंडिया का मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। अब ये जो इन्वेट्स है ना, ये आपको मतलब स्टैटिक में वैसे पढ़ना होता है। देखो सेबी इनको रेगुलेट करता है, पहली चीज़, जैसे रियल एस्टेट वगैरह, इसका ये नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया, तो मतलब इतना जान लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू रीट्स, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ना उसके जैसा ये होता है। ठीक है, बाकी स्टैटिक से पढ़ लेना। देखो करंट में तो बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये और ये, कि मतलब नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट जो है इसने लार्जेस्ट इन्वेस्ट मोनेटाइजेशन को कंप्लीट किया। फिर न्यू स्टील पॉलिसी, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आ गया, मतलब मिनिस्ट्री हमने अभी तक सिर्फ एक वो कंज्यूमर अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री की थी शुगर मिल्स में, बाकी तो सबका नाम ही आ गया उसमें। ये है नेट इम्पोर्टर, इंडिया इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश स्टील, बोल देगा हम एक्सपोर्टर हैं, नहीं इम्पोर्टर हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया कि इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो फाइनली हम फोर्थ लार्जेस्ट। एक ये पढ़ लीजिए आईएमएफ से तो खास ऑब्सेशन यूबीएस का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये ना एक स्टडी के नोट्स ही बना लीजिए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इनकी रिपोर्ट्स के। ये देखिए 4.187 ट्रिलियन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पढ़ लो। यूएस चाइना यहाँ भी आ गया, यूएस चाइना जर्मनी, एंड यहाँ हम आगे जापान को पीछे कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेबी रेगुलेट करता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी सेबी रेगुलेट करता है, एंड आईएमएफ का ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ है करता है। ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है ये पढ़ लेना स्टैटिक से, कि एक मिनिमम टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये बेसिकली होता है उन कंपनीज़ के लिए जो ना टैक्स चोरी करते हैं, तो अगर हम बोल दें कि यार 15% आपको देना पड़ेगा, अब आप चाहे कंपनी मॉरिशियस में खोलो, चाहे आप कितने भी टैक्स हेवन्स देख लो, तो जो टैक्स हेवन्स होते हैं ना वो आप अवॉइड करें, उनके लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स होता है। ये पब्लिक डेट क्या है, स्टैटिक। ओके, ये अंगटैड की रिपोर्ट है, वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024। दुनिया देखो ग्लोबल डेट सर्च क्या हो रहा है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। चाइना की तो वैसे ही चेकबुक डिप्लोमेसी चल रही है, आधी दुनिया को तो लोन चाइना दे रहा है
तो सब देशों का पब्लिक डेट बना रहा है, कभी बी आ रहा है उसका स्कीम। खैर, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको रिलीज़ करता है। एंड उसके बाद ये अपलिंक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो कट कार्बन एमिशंस को आप कट कीजिए उसके लिए है ये अपलिंक प्रोग्राम। फिर आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सो यूएन ग्लोबल एजेंसी, मतलब ये अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, इंटरेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल, ठीक है, ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलाइन एक्वा कल्चर हब्स, मतलब इंडिया स्टैंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कल्चरल श्रिम्प ग्लोबली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया किस चीज़ का लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये वी हैव टू लर्न। पता क्या करो, एक टेबल बनाओ, यहाँ पे है हमारा देश, ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का है, यहाँ पे लिख लो इंडिया, भारत माता की जय, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का है, ये लिस्ट बना के रख लो। ओके, की चैलेंजेस फेस बाय फार्मर्स फॉर सेलाइन एक्वाकल्चर। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेबी, ट्रेडिंग को सेबी रेगुलेट करेगा, तो अगेंस्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कोई आपको बड़ी सलाह दे रहा है शेयर मार्केट को, तो ये लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं शेयर मार्केट को, इसलिए सेबी इनको बैन कर रहा है। अब इंडिया अचीव्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है ना वो 824.9 बिलियन हो गए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे MCQ फंसेगा, यहाँ बोल देगा सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा है, मोर देन मैन्युफैक्चरिंग है, तो नहीं है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। ओके, और ये इंडिया यूएई ने सेपा साइन किया था। एक हमने यूएई के साथ एक और चीज़ की थी, लोकल सेटलमेंट सिस्टम। फिर इसके साथ हमारा भारत का न्यूक्लियर जो है वो डील है, फिर इसके साथ हमारा UPI भी है, तो इंडिया यूएई के साथ ना बहुत कोलैबोरेट कर रहा है। फिर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, तो अब हमें ये जानना है कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। जैसे रिपेयर एक्सेसिबिलिटी प्रमोट, मतलब देखो कमेटी अंडर भारत खेरा सबमिट रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो बेसिकली ये जैसे कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसका रिपेयरेबिलिटी, मतलब ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, पढ़ लेना आप क्या, बस रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है कुछ। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स, PM हाईलाइट्स क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हुई। PM ने इस समिट को, मतलब कि वेव समिट पे इसको क्रिएटिव इकोनॉमी को हाईलाइट किया, विच इज़ अ की टू GDP ग्रोथ, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी। इस चीज़ को ना हम मेंस में लिख सकते हैं आंसर में, वेव्स को। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो जैसे ये क्रिएटिव इकोनॉमी है तो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विद FISI NCI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स। तो ये क्रिएटिव चीज़ है ना, VFX से जैसे मूवी से पूरी की पूरी बन जाती है, आदि पुरुष बनी थी, तो इसलिए ये है एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है, ब्लेंड फिजिकल एंड डिजिटल वर्ड्स। तो फिजिकल डिजिटल को जो मिक्स कर देगा, जिसको हम मिक्स्ड रियलिटी, VR, AR, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक की चीज़ें हैं और ये इन्होंने इकोनॉमी में दे दी। खैर बस ये चीज़ें हैं, एंड विद दिस वी फिनिश आवर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स इन क्लोज टू सो मेनी टॉपिक्स इन जस्ट 1 hour and 13 minutes। एंड इसमें भी बहुत हमने इधर उधर की चीज़ें भी अभी पढ़ी हैं जो कि स्टैटिक का पार्ट है। तो जब हम फाइनल फिल्टर्ड वर्जन करेंगे ना इसका सीरीज़ का, तो बहुत सी चीज़ें हम उसमें कम पढ़ेंगे। सो बाकी सिया, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड विद दिस वी फिनिश द क्वार्टरली करंट अफेयर्स। एंड इसके बाद अब हम नेक्स्ट मंथ सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि यही 5 वो सब्जेक्ट हैं जिनकी हम PTs पे पढ़ते हैं, तो बाकी चीज़ें PTs के टाइम पे हो जाएंगी, मतलब पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड IR। तो यही 5 टॉपिक्स हम अगले 3 मंथ्स के लिए करेंगे, तो हमारी 6 मंथ करंट अफेयर्स हो जाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।